हेलो एवरीवन, दिस इज मी शैलेंद्र यादव और आज हम बात करने वाले हैं आंसर की कि यूपीएससी का एग्जाम आज कंडक्ट किया गया और काफ़ी अच्छा पेपर आया था। और आज की इस सीरीज में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा पेपर है और उसका मैंने आंसर की तैयार कर दी है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो कैटेगरी वाइज जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से पहला क्वेश्चन हमारा साइंस का आता है, जो एग्जाम में पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है वो टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिएट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आया था और ये इसका आंसर मैंने ही तैयार किया है। अगर आप हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जो कि ट्रू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली चल रही है, उसको आप ज्वाइन करें। और मेरी क्यू बैंक से काफ़ी क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, उसकी लिंक्स मैं अभी दे दूंगा। जो क्यू बैंक मैंने तैयार किया है उसमें से मोर देन 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो उनमें से आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न हम 11वें नंबर का डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसका आंसर है डी। फ्रेंड्स, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब वो होता है कि जिस पर कोई भी डेवलपर, सॉफ्टवेयर की जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उसको अपने हिसाब से उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओपन सोर्स होता है, जैसे लाइनेक्स है, आपने लाइनेक्स सुना होगा। लाइनेक्स भी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के डेवलपर्स उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये चारों के चारों एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करे गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ओके। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो था कि वेब 3 जो है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है। 3 स्टेटमेंट डाले गए थे इसके अंदर। तो वेब 3 टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। क्या वेब 3 जो है यूजर को अपना डेटा कंट्रोल करने की अनुमति देता है? क्या वेब 3 के माध्यम से ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग पॉसिबल है? या तीसरा स्टेटमेंट है, क्या वेब 3 यूजर के द्वारा ऑपरेट होता है कलेक्टिवली, एक साथ, रादर देन कॉरपोरेशन? तो ये 3 स्टेटमेंट थे और तीनों स्टेटमेंट एक प्रकार से मैं कहूँ तो सही स्टेटमेंट थे। देखिए फ्रेंड्स, वेब 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन की कॉन्सेप्ट पर बेस है। मतलब चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना, कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी किसी भी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल नहीं करेगी, ये वेब 3 की अवधारणा। वेब 2 में क्या होता है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का जो ओनर है वो उसके ऊपर बहुत सारी पावर्स हैं, हम उनके प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, बट वो जो डेटा है उसका एक्सेस, उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है टोटली। तो वही है चीज़ें इसमें वो बताने की कोशिश की है कि जो यूजर है ना, यूजर ही क्रिएटर, मॉडिफायर, कंट्रोलर होता है वेब 3 के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ वेब 3 क्या करता है, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, उसको एक एम्पावर करता है कि वो खुद अपना डिजिटल स्पेस क्रिएट करे, उस पर काम करे। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 30 नंबर के, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के संदर्भ में पूछा गया था। तो इसमें भी 3 स्टेटमेंट पूछे यूपीएससी ने, कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं सास। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो बायर होता है वो कस्टमाइज कर सकता है यूजर इंटरफेस के माध्यम से और डेटा फील्ड को चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो बायर होता है, जो इसको खरीदता है, सास को सर्विस को जो खरीदता है उसको कस्टमाइज कर सकता है, उसके साथ इंटरफेस कर सकता है और डेटा को चेंज कर सकता है। ये कुछ पूछा गया था। दूसरा स्टेटमेंट था, सास यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। अपने मोबाइल फोन से जो यूजर होता है ना, सास सास की जिसने सर्विस ले रखी है, तो वो अपने मोबाइल से उसको एक्सेस कर सकता है। ये पूछा गया था। ठीक है, इसको हम जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तीसरा था, आउटलुक, हॉटमेल, याहू, ये सास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं फ्रेंड्स, है ना, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आपने स्लैक चलाया होगा कभी, जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो स्लैक जो है ना वो भी सास का ही एक वो है, कहते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो सास एक्चुअली क्या है कि हमें कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना होता है, मतलब उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, वो उसका लिमिटेड वैसा वर्जन हम उसको यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे ही रहता है, याहू मेल है, हॉटमेल है, ये सास के उदाहरण। तो ये डी जो है इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा था इन्होंने यूपीएससी ने। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो आंसर है वो है सी आंसर। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FOBS। ठीक है, ये एक मिसाइल है जो एक ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में इसको रखा जाता है अर्थ की, और फिर वहां से डी ऑर्बिट कर दिया जाता है ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ। मतलब पहले तो उसको आसमान में छोड़ते हैं हम, फिर आसमान से मतलब उसको पहले लोकेट करते हैं, आसमान में क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कुछ समय के लिए, फिर जिस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है उसके ऊपर गिरा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो इसी आंसर है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। ये मेरे क्वेश्चंस बैंक में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने इसको डिस्कस भी किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी पर बेस्ड है। क्वांटम कंप्यूटिंग को क्यूबिट भी कहा जाता है। क्यूबिट में क्वांटम कंप्यूटिंग को जो है मेजर किया जाता है, और काफी एडवांस टेक्निक है ये। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट रेंज डिवाइसेस इनमें से कौन से हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी बोल रहे हैं। ये देखो कंफ्यूज कर दिया, जिसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा बेचारा कंफ्यूज हो गया होगा। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन को सीसीटीवी कहा जाता है। सीसीटीवी क्या शॉर्ट रेंज डिवाइस है? ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN जिसे हम कहते हैं। ये तीनों के तीनों आपके शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आंसर डी इसका। अब बात करते हैं बायोफिल्म्स की। फ्रेंड्स, बायोफिल्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें भी तीन स्टेटमेंट पूछे हैं यूपीएससी ने। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज। ठीक है, और बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो बायोफिल्म क्या होती है, लेयर होती है एक्चुअली, एक बायोलॉजिकल लेयर क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में अपने आप। बायोलॉजिकल जैसे हमारे, आप देखेंगे हमारी खाल जो होती है ना, हमारी सरफेस, जो स्किन की सरफेस होती है उस पर ठंड के दिनों में आप देखेंगे बहुत ही पतली परत क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो झड़ जाती है, कुछ क्रिएट हो जाती है। तो बायोफिल्म इस तरह से काम करती है। तो बायोफिल्म इस तरह से ह्यूमन टिश्यूज पर क्रिएट होती है, बिल्कुल सही आंसर है ये। दूसरा, मेडिकल इम्प्लांट की जा सकती है। दूसरा, जो फूड प्रोसेसिंग फूड जो होता है, जो खाद्य सामग्री होती है, उस पर भी ऑटोमेटिकली बायोफिल्म्स क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, ये भी सही आंसर है। और तीसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल दिखाई देता है। बायोफिल्म जब किसी की बॉडी में क्रिएट हो जाती है तो उसमें एंटीबायोटिक नेचर जो है क्रिएट होने लगती हैं, तो उससे लड़ने में ये हमारी मदद करती है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका आंसर डी। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और ईस्ट से बना है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी ingest बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। ठीक है, ये हो गया। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, जिसको लैक्टोज कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, लैक्टोज। मिल्क शुगर को लैक्टोज कहते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट हैं प्रोबायोटिक्स के, और इसका आंसर होगा आपका सी, क्योंकि देखो जो प्रोबायोटिक्स है वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, यहाँ लिखा है नहीं होता है। तो ये इस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं करेंगे, बाकी तो स्टेटमेंट सही है 1 और 3। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैसे ये सारी चीजें हुई। अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, आपने साल भर 2 साल से कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में सुना था, काफी पढ़ा था कि ये वैक्सीन ऐसे काम करती है, ये वैक्सीन ऐसे काम करती है, ये वैक्सीन इसने बनाया उसने बनाया। तो इसी पर इस साल पूछा गया है प्रश्न कि जो पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी कोविशील्ड, ठीक है, वो mRNA प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। दूसरा है, स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है।
कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। तो ये तीनों स्टेटमेंट में से पहला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि जो mRNA प्लेटफॉर्म पर नहीं है ये बेस्ड, ये किसी और प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया जाता है। तो इसको आप देख सकते हो, और इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पर ये क्वेश्चन आया पिछले साल, चूंकि इसको आना था पिछले साल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि सेकेंड वेव आई थी उस साल, तो ऐसा नहीं पूछा गया। चूंकि कोरोना लगभग काफी कंट्रोल में है, वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में, तो अब ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे भी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आने वाले कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, फिर हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, टी सेल और बी सेल। देखिए जब हम कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करते थे, ये जो वायरस जो है हमारी बॉडी में, सबसे पहले टी सेल को अटैक करता था, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है टी सेल, और हमारे इम्यून सिस्टम को कोलैप्स कर देता था और हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो टी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर की, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा जाना था, लेकिन इतना सब कुछ कंटेंट बनाने के बाद वो इस साल पूछा गया, तो कोई इशू नहीं। तो टी सेल और बी सेल के फंक्शंस को डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आया था। तो ये इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इस आप देखेंगे, और ये पैथोजन और दूसरे हमारे उनको जो क्या कहते हैं चीज़ों से हमें बचाता है। तो इस क्वेश्चन में आप टी सेल और बी सेल के बारे में समझते हैं, ये सेल्स हमारे लिए रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तीन स्टेटमेंट दिए हैं नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। तो अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक, मतलब कॉस्मेटिक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। तो ये तीन स्टेटमेंट है, और यहाँ पर आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था सॉरी। तो ये कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा तो ये जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 2 और 3 तो ऑब्वियसली सही होंगे, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है, और हम देखते हैं आज की डेली लाइफ में, और नैनो पार्टिकल्स जो है कुछ हद तक एनवायरनमेंट के लिए भी अनसेफ होते हैं, ह्यूमन के लिए भी अनसेफ होते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए बार कोडिंग। ठीक है, तो डीएनए बार कोडिंग का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, इसे जो है काफ़ी एडवांस तरीके से हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ये प्लांट और एनिमल की एज को एसेस करने के लिए यूज होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है ये स्पीसीज जो एक सी दिखाई देती हैं, लुक अलाइक, उनको उनकी पहचान करने में मदद करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, तो डीएनए बार कोडिंग का एप्लीकेशन क्या है, तो इन्होंने जो हमारा आंसर है वो है डी। ये जो है हमारे लिए, जी जैसे आप देखेंगे लायन प्रोटेक्शन चल रहा है, कंजर्व टाइगर और ये सब चीज़ें चल रही हैं एनवायरनमेंट, तो बार कोडिंग उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि टाइगर्स की संख्या कितनी है इंडिया के अंदर, है ना। दूसरी चीज़ एनिमल और प्लांट जो होते हैं, जो खाने में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने में भी डीएनए बार कोडिंग हमारी हेल्प करती है। तो ये कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे, अदर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम और क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस एंड टेक से जुड़े हुए, अगर नहीं हुए तो फिर हम इस सेशन क्लोज कर देंगे, और बाकी इकोनॉमी के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आज, और अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और मेरी सीरम आइस इकोनॉमी की एक सीरीज चल रही है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। और आज के लिए बस इतना ही, और हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे, इसका एक आंसर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे आपके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।